1947 में नफरत की बुनियाद पर ही जिस देश का जन्म हुआ, दुनिया के नक्शे पर जो देश परमानेंट नहीं है, क्या पता आज गया या फिर कल गया। मुल्क की आवाम के बुरे हाल है, दुनिया के सामने जब देखो कटोरा पसार करके खड़े रहते हैं। IMF ले लो, वर्ल्ड बैंक, क्या क्या गिनाओ, कितने नाम गिनाओ, कहां कहां से कर्जा नहीं लिया। और इतने सारे बड़े कि इन्हें दिल्ली में आकर के चाय पीनी है। कितनी बार उटपटांग हरकतों की वजह से पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी है, उतनी ही बार जवाब भी मिला है। इस देश के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि हम तो ले डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। लेकिन कैसे ले डूबोगे भाई, हलवा है क्या? ये हिंदुस्तान है। मैं ये कहूंगा कि ये नया हिंदुस्तान तो नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह अपडेटेड हिंदुस्तान है। 1971 भूल गए? दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक सरेंडर किस देश के नाम है? कारगिल भूल गए? हो सकता है कि भूखमरी के चलते पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के जो वजीर आला है वो सब कुछ भूल गए होंगे, लेकिन हम कहां भूलने देंगे। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय चौहान, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और भारत पाकिस्तान के हाल दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। कितने हमले करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन ये हमले भारतीय सेना ने लगातार नाकाम किए हैं। कल रात को पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत के कई शहरों को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन हमारी स्वदेशी डिफेंस तकनीक आकाश मिसाइल और सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। फिर भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की, पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले किए गए। दोनों देशों के बीच टेंशन जारी है। ये दो तस्वीर आप देखिए, किस तरह से हवा में ही पाकिस्तान की जो मिसाइल और ड्रोन आए थे उनको ध्वस्त कर दिया गया। और दूसरी तस्वीर है कि ध्वस्त किसने किया, उसका नाम है सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 डिफेंस सिस्टम। भारत का अपग्रेडेड और लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम, जिसको भेद पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। पाकिस्तान जितने ड्रोन भेजता रहा, वो ड्रोन एक एक करके सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 और भारत की स्वदेशी आकाश मिसाइल ने लगातार एक के बाद एक गिराए। यानी कि पाकिस्तान का नाकाम वार और भारत का काउंटर प्रहार। काउंटर प्रहार इसलिए क्योंकि उसके बाद भारत ने भी काउंटर अटैक किया। पाकिस्तान की कई लोकेशंस पर भारत ने अपनी मिसाइलें दागी और अभी भी यह टेंशन लगातार चल ही रहा है। S-400 के बारे में आप हर जगह पर सुन रहे होंगे, लेकिन S-400 आखिर है क्या? इसकी क्या क्वालिटीज हैं, इसकी क्या खूबियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताता हूं। और इसके बाद क्योंकि ये जो टेंशन है दोनों देशों के बीच में लगातार चल ही रही है, तो चर्चा जाहिर सी बात है कि होगी ही। जम्मू कश्मीर भी आपको लेकर चलेंगे, बारामूला में, वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन S-400 सुदर्शन चक्र जो कि एक अचूक डिफेंस सिस्टम है भारत का, और ये डिफेंस सिस्टम जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है उससे लगता है कि पाकिस्तान चारों खाने चित हो चुका है। ये आप जो तस्वीर इस समय देख रहे हैं, ये आइरस विक्रांत से जो मिसाइल उड़ान भर रही है, ये S-400 डिफेंस जो टेक्निक है भारत की, उसके जरिए भर रही है। और ग्राफिक्स के जरिए सीधे आपको बताता हूं मैं कि S-400 में खास क्या है, इसकी खूबियां क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, क्योंकि इसको भेद पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जैसा कि मैंने आपको कहा, यह डिफेंस सिस्टम SAM यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। सतह से हवा में मार कर सकता है, ऐसी मिसाइल प्रणाली है। बहुत ही अपग्रेडेड, बहुत ही टेक्निकली, इसको आप समझिए, मल्टी टारगेट एंगेजमेंट, एक साथ 80 हवाई लक्ष्यों पर नजर रख सकता है और 36 लक्ष्यों को एक बार में निशाना बना सकता है। यह भारत का सुदर्शन चक्र है। विभिन्न रेंज की मिसाइलें, इसमें अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर मार करने वाली मिसाइलें होती हैं। इसकी मिसाइलें 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक जा सकती हैं। लंबी दूरी की रडार, इस शक्तिशाली रडार सिस्टम में 600 किलोमीटर तक की दूरी तय करने की क्षमता है, जो कि दुश्मन के मिसाइल और विमानों को ध्वस्त कर सकती है। ऊंचाई पर हमला कर सकता है, 30 किलोमीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को निशाना बना सकता है। और हर मौसम में यह सिस्टम प्रभावी है। दिन हो, रात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, जैसा भी मौसम हो, S-400 को भेद पाना बहुत ही मुश्किल है। और यही कल करके भी दिखाया है सुदर्शन चक्र, जो S-400 भारत का डिफेंस सिस्टम है, इसने, और जो आकाश मिसाइल है उसने। और ये लगातार अपडेट और खबरें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के 3 से 4 जो उनके फाइटर जेट थे, उनको भी भारतीय सेना ने निस्तनाबूद कर दिया है। जो फाइटर जेट ये शोध करके उड़े थे कि भारत आकर के उनके शहरों को टारगेट करेंगे, उनको भी ध्वस्त कर दिया गया है। कल रात भर पूरे देश में कई जगहों पर लोग लगातार टीवी चैनलों से चिपके रहे, पल पल की अपडेट देखना चाहते थे कि भाई देश में हो क्या रहा है। पाकिस्तान और भारत के बीच में ये बढ़ती हुई टेंशन कहां तक जाएगी, किस मोड़ जाएगी, ये सब देखते रहे। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में रात को ब्लैकआउट नजर आया, रात भर फायरिंग चलती रही।
चाहे वो एलओसी हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर हो, हर तरफ से पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। और ये सब कुछ क्यों कर रहा है? ऑपरेशन सिंदूर। जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर ने क्या कहा, क्या किया, उसके बाद आपने सुना जो भारतीय सेना की दो वीर जाबाज बहादुर बेटियां थी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उन्होंने जो जानकारी दी कि भाई ऑपरेशन सिंदूर ने क्या कुछ कर दिया, पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को निस्तेनाबूद कर दिया। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 आपने देखा, जब पाकिस्तान ने यह हिमाकत की कि भारतीय कुछ 15 जो टारगेट थे भारत में, उनको निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उस हमले को भी S-400 ने असफल कर दिया, पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया। उसके बाद भारत ने भी रिटेलिएशन किया और पाकिस्तान की कई जगहों पर ड्रोन अटैक किए गए, जो कल आप दिन भर देखते रहे। लेकिन उससे भी पाकिस्तान का मन नहीं भरा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान कटोरा लेकर के दुनिया भर में IMF से लेकर के वर्ल्ड बैंक तक सब जगह पर भीख मांगने के लिए खड़ा रहता है, लेकिन फिर भी भारत पर हमला करने की सोचता है और वो हमला सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भारत का जो सिस्टम है वो उसको सफल होने नहीं दे रहा है। तो इसी पर आज चर्चा भी करेंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे ये चर्चा करेंगे कि ये जंग आखिर कहां तक जाएगी, क्योंकि आज के इस मॉडर्न एरा में वॉर होना कोई साधारण सी बात नहीं है, साधारण सी बात नहीं है। और साधारण सी बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि वॉर जो होती है, जंग से किसका भला हुआ है, पहली बात तो ये है, लेकिन जंग हो तो फिर उसको छोड़ो मत। सीधे चर्चा पे चलेंगे, हमारे साथ हमारे आज के पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं और उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन को वो देख रहे हैं और क्या अभी फिलहाल भारत की स्थिति, ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, एक जिम्मेदार मीडिया हाउस होने के नाते हम भी आपसे ये अपील करेंगे, भाई सोशल मीडिया को आप बहुत सोच समझ करके इस्तेमाल करें, क्योंकि मॉडर्न एरा की जो वॉर होती है सोशल मीडिया पर भी लड़ी जाती है। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। मुमताज भट्ट सहयोगी सीधे बारामूला से जुड़ चुके हैं। मुमताज हमारे साथ। फरहत अली खान साहब हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम महासंघ के, बहुत बहुत स्वागत है खान साहब आपका। और प्रकाश थपलियाल, पीसी थपलियाल जी रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थपलियाल साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुमताज, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप एक बार बता दीजिए, आपको आवाज आ पा रही है मुमताज? हाँ जी, आवाज आ रही है। मुमताज, सबसे पहले तो क्योंकि कल रात को पूरा टेंशन भरा माहौल रहा बारामूला में और जम्मू कश्मीर में, फिलहाल आपकी लोकेशंस पर और आपके आसपास में सिचुएशन क्या है? क्या बॉर्डर पर अभी भी फायरिंग हो रही है? और कल रात को अगर फायरिंग हुई है तो किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला और कितना नुकसान फिलहाल वहां पर हुआ है? मुमताज, अगर मैं बात करूं बारामूला की, जो कि नॉर्थ कश्मीर की प्रॉपर में बात करता, जिसमें बारामूला, बाड़ीपुरा, गुरेज का सेक्टर आता है, नौशेरा सेक्टर आता है, आपका ये केरल सेक्टर आता है, उड़ी सेक्टर आता है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित रहा आज रात को वो जो है उड़ी का सेक्टर रहा। उड़ी में काफी सारी रात को जो शलिंग की आवाजें सुनाई दी और प्रॉपर जो है लोगों में बिल्कुल, अगर देखें प्रॉपर नॉर्थ कश्मीर में अगर हम देखें दिग्विजय, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल था। कोई सुकून से नहीं सोया है रात को। ऑलमोस्ट जितने भी लोगों से हमने आज रात को बात की, तो सुबह आज बात की, तो सबने यही कहा कि हमें रात भर नींद नहीं आई। और अगर अपडेट दे दूं मैं, जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में जो कि पाकिस्तान ने रात को जो है उल्लंघन किया है, रात को यहाँ पे हमले को जो भारतीय सेना ने वो नाकाम बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ये असर हुआ है कि एक मोटर शेल जो पड़ा है उड़ी में। सबसे बड़ा अपडेट यह है इस वक्त कि एक लेडी जो है नरगिस बेगम जिनका नाम था, उनकी जो मृत्यु होगी, वो उनकी डेथ हो गई। और एक जो लेडी है वो ये बताई जाती है वो जख्मी हो गई। और कहीं ना कहीं जो रात को दिग्विजय में आपको बताऊं, बिल्कुल मैं भी प्रॉपर सुन पा रहा था। पूरी रात को जो है शलिंग की आवाजें आ रही थी हमें, कहीं ना कहीं आसमान में लाइटें भी दिख रही थी और गम खौफ का जो एक माहौल है, दहशत का माहौल है। और चूंकि पता है आपको जंग में और कैसा होता है, जैसे पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं सारी लोकेशंस पे जिस तरह का माहौल बना हुआ था, उससे कहीं ज्यादा जो है उड़ी में आज रात को देखने को मिला है। और मेरे हिसाब से जो है सब उड़ी रहा। बिल्कुल बिल्कुल मुमताज, आपके पास दोबारा से आऊंगा। आपने बताया किस तरीके की वहां पर सिचुएशन है, शेलिंग लगातार हो रही है। थपलियाल साहब, आपके पास आऊंगा। थपलियाल साहब, भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। जब पाकिस्तान के अंदर हमने स्ट्राइक की, उनके जो 9 आतंकी ठिकाने थे उनको उड़ा दिया। अब हम कल देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के जो नॉर्मल सिविलियंस लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। भाई, हमने तो आपके आतंकी अड्डे उड़ाए थे, लेकिन भारत में तो कोई आतंकी ठिकाने है नहीं। तो पाकिस्तान क्या सोच करके ये हमले कर रहा है लगातार? और अगर ये कर रहा है, ये मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, तो क्या ये एक एक्ट ऑफ वॉर है? थपलियाल साहब, देखो, अभी जो हमने पहलगाम का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और हमने विश्व को अपने
विश्वास में लेते हुए कहा था कि हम केवल आतंकवादियों के जो कैंप हैं उनको ध्वस्त करने के लिए ये कर रहे हैं, ये ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर। और हमने बहुत सटीक ढंग से 9 जो उनके मुख्य केंद्र थे उन पे हमने धावा बोला, उनको हमने ध्वस्त किया। लेकिन जब हम देखते कि उनके साथ आर्मी किस तरह से आई, आर्मी किस तरह से उनके जनाजों में शामिल हुई, जिस तरह से आर्मी का जो एक्शन था, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से बॉर्डर में हमारे सिविलियन की तरफ ऑपरेशन शुरू किया, वहां शेलिंग शुरू की, बम्बिंग शुरू की, उससे भारत को बहुत बड़ा आघात लगा। और हमने उनको वार्निंग दी कि देखिए, आज जो हमारा मकसद केवल युद्ध करने का नहीं है, केवल आतंकवादी कैंप्स को ध्वस्त करने का है। लेकिन उन्होंने इसका अनसुनी की और उन्होंने 15 शहरों को हमारा टारगेट बनाकर हमारे ऊपर मिसाइल दागने का असफल प्रयास किया। और वो असफल प्रयास हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जो हमने रशिया से एक्वायर कर रखा है 2018 में, वो हमारा एक सुदर्शन चक्र, एक मजबूत कवच बनकर उभरा। और उसके बाद जब हमने उसका रिएक्शनरी एक्शन लिया तो हमने सीधा लाहौर में उनका एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। लेकिन बिल्कुल, और क्योंकि न्यूटन का नियम है कि भाई क्रिया प्रतिक्रिया का एक नियम होता है, और वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपको देखने को मिलेगा। राहत फरहत अली खान साहब, आपके पास आऊंगा। मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष आप हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब पहलगाम हमला हुआ तो एक तरीके से आतंकियों की जो कोशिश थी कि भाई एक नैरेटिव फैला दिया जाए कि एक सांप्रदायिक उन्माद भारत में हो जाए, धार्मिक आधार पर लोग एक दूसरे को टारगेट करें, लड़ें, वही उनकी सफलता होगी। लेकिन यहां पर तारीफ यह भी करनी होगी कि इस देश की जनता ने धैर्य को बनाए रखा। हालांकि छुटपुट तरीके से जो हमने घटनाएं देखी उस हमले के बाद कि धार्मिक रूप से लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। लेकिन आज हम जिस सिचुएशन में हैं, हम जम्मू कश्मीर की जनता को ही ले ले, बेचारे जो लोग वो बॉर्डर पर रह रहे हैं वो तो वैसे भी परेशान थे, और अब जंग की सिचुएशन में सबसे ज्यादा इफेक्ट तो वही लोग होंगे। खान साहब। जय हिंद की सेना, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये एक जुमे के दिन आज एक मुसलमान आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को और देश की सेना को संदेश देना चाहता है, उनकी खिदमत में सर करके सलाम करना चाहता है कि आज जो पाकिस्तान, इसमें नापाक लोग इकट्ठे होके हमारी ही भूमि पर एक खित्ता बना लिया था, और वहां से वो बड़ी घटनाओं को, उन्हीं घटनाओं को अंजाम दे रहे थे जो नापाकिस्तान जिसको मैं बोलूं। अब हमारी सेना ने, हमारे देश ने, हमारे हर नागरिक ने ये सोच लिया है कि वहां की हर आतंकवादी यजीदी कहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ 2 खेमे थे इस्लाम में, एक यजीदी खेमा था और एक हुसैनी खेमा था। हुसैनी खेमा जो था वो जब करबला हुई तो वो प्यासा था, वो इंसानियत का तलबगार था, लेकिन यजीदियों ने उनको ना पानी दिया था, ना रहने की जगह दी थी, और जुल्म ये किया था कि एक एक बच्चे को और हमारे हुसैन को कत्ल करके नेजों पे टांग दिया था। इसी तरीके से इन्होंने पहलगाम में एक घटना रची। यहाँ पर भी हमने करबला का वो मंजर देखा जब मासूम बच्चे अपने माँ बाप को, बीवी अपने पतियों को, शौहरों को, और माँ अपने बेटों को रो रही थी, उसका सिंदूर ऑपरेशन। तो ये यजीदी खेमे के लोग हैं। पाकिस्तान आपके चैनल के माध्यम से सुन ले कि भारत का मुसलमान आपको यजीदी मुसलमान मानता है, और ये जो कार्रवाई हुई है इसमें हुसैनी मुसलमान जो हुसैन को मानते हैं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, जो इंसानियत को मानते हैं, जो कत्ल गारत को गलत मानते हैं, वो आज भारतवर्ष के साथ खड़े हैं। और मैं तो ये बात कहूंगा कि मैंने पहले भी कहा है और कह रखा है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम नापाकिस्तान को, जिसको नापाक कहते हैं,
गलत कहते हैं, बुरा कहते हैं, पलित मानते हैं, उस पलितिस्तान के एक एक बाशिंदे, एक एक नागरिक को जो हमारे भारत के लिए खराब सोचता है मिटा करके उस खित्ते को उस खित्ते में मतलब उस पाकिस्तान में अपना तिरंगा लहरा देगा। आज जुमे का दिन है, मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अपनी फौज के लिए दुआएं करें। एक दुआ है बहुत जो हम मांगते हैं जब हमारी सेना या हमारा कोई फतेह के लिए जाता है, नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। ए अल्लाह, तू हमारी भारतीय सेना को फतेह दे और उनकी हिफाजत कर। यहाँ के बंदा यहाँ का हर नागरिक, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ अपने देश के फौजियों को, अपने देश के हर नागरिक को, कि हम सब लोग प्यार और मोहब्बत के साथ एक साथ खड़े। यही एकता देश को चाहिए, यही एकता देश में होनी चाहिए, जैसा कि फरहत अली खान साहब कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में हैं, और जो भारत के मुसलमान है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, जब देश की बात आएगी तो सब एक है, सब भारतीय हैं। मुमताज के पास भी हम जाएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से टेंशन चल रही है, लगातार उसको लेकर खबरें सामने आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो कल रात भर फायरिंग की गई, उसको देखते हुए सर्च अभियान लगातार इस वक्त चल रहा है। और पंजाब के होशियारपुर में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं, पंजाब के होशियारपुर में मिसाइल के टुकड़े बरामद किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, होशियारपुर पुलिस मौके पर मौजूद है, क्योंकि रात को लगातार पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर, भुज, गुजरात, हर जगह पर मिसाइल अटैक पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं। और कमाही देवी क्षेत्र में मिसाइल के टुकड़े बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान के JF-17 और F-16 फाइटर जेट को भारत के द्वारा ध्वस्त किया गया था, और होशियारपुर में मिसाइल के टुकड़े मिलने की खबर यह फिलहाल सामने आ रही है। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो एस्केलेशन कल रात भर किया गया, चाहे वो जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका हो, चाहे वो गुजरात का इलाका हो, पंजाब का इलाका हो, हर जगह पर उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। और वही जो मिसाइल उनकी आई थी, उनको नस्ताबूद भारतीय डिफेंस सिस्टम ने किया था, तो उसके टुकड़े आज बरामद किए जा रहे हैं। और लगातार पुलिस के द्वारा सर्च ऑपरेशन इन बॉर्डर वाले इलाकों में लगातार चलाया जा रहा है। तो ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही थी। तो ये आप तस्वीरें भी देखिए जिस तरीके से ये मिसाइल के टुकड़े नजर आ रहे हैं, तो एक हैवी मिसाइल नजर आती है। हालांकि अभी जो इंफॉर्मेशन है वो MEA कुछ देर के बाद देगा, तो उसमें क्लियर हो पाएगा कि किस तरह की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। क्या ये मिसाइल है, या फिर कहीं जो खबर आई थी कि ये फाइटर जेट के टुकड़े तो कहीं नहीं है। तो पंजाब के होशियारपुर में ये मिसाइल के टुकड़े बरामद किए हैं। तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। वापस से चर्चा पर आएंगे। मुमताज, आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप तो ऐसे इलाके में हैं जम्मू कश्मीर के, जहां पर लगातार हमने इससे पहले भी देखा जो घटनाएं वहां पर होती रही है, चाहे पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों की घुसपैठ वहां पर हो, या फिर अभी क्योंकि कुछ दिन पहले हमने पहलगाम देखा, और उसके बाद अब दोनों देशों के बीच में टेंशन है, लगातार सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान कर रहा है। इस बीच क्या घुसपैठ को लेकर के भी कुछ वहां पर जो खुफिया डिपार्टमेंट है उनके पास कुछ इनपुट्स है? क्योंकि आज खबर सामने आ रही थी कि भाई एक घुसपैठ को भी नाकाम किया गया BSF की तरफ से। तो इस तरह की घटनाएं जो होती रहती थी वहां पर, उसको लेकर के क्या अपडेट है मुमताज? जी, आपने सही फरमाया कि अभी जो है सुबह सुबह एक खबर आई है, गर्दिश कर रही है कि एक की गई है BSF की तरफ से। तो ऐसा अगर हम देखें दिग्विजय साहब, जब युद्ध होता है तो उस वक्त ऐसी चीजें होने के जो है संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि एक प्रॉपर पॉलिसी की तरफ वार जो है, जब भी वार होता है तो एक प्रॉपर पॉलिसी होती है। और जब जिस वक्त ये क्रॉस बॉर्डर सेलिंग होती है तो इस वक्त जो है ऐसी चीजों का खदशा ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसा संभव होता है क्योंकि जो इन्फिल्ट्रेटर्स होते हैं तो वो इस चीज का फायदा कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो सेना है, सेना बिल्कुल एक्टिवेट है और बिल्कुल जो है वो उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और एक जो इन्फिल्ट्रेशन बिड है वो भी अभी फॉइल की गई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल जरूर जो है जंग का माहौल है। लेकिन अभी जो है LG मनोज सिन्हा, LG जो है हमारे जम्मू कश्मीर के, वो भी अभी उड़ी की तरफ विजिट करने का अभी जो उनका प्लान है, अभी वो खबर गर्दिश कर रही है कि LG जो है वो आज उड़ी विजिट करेंगे, क्योंकि रात भर बहुत ज्यादा प्रभावित रहा और बिल्कुल वार जोन है, इस वक्त रेड जोन है प्रॉपर। लेकिन LG अगर वहां पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो सेना यहाँ की तरफ से अपने बिल्कुल तैयार है, कहीं ना कहीं सेना को पता है कि हमें कैसे टैकल करना है। और मेरे ख्याल से ये इन्फिल्ट्रेशन बिड्स जितनी भी है वो शायद नाकाम हो जाएंगी, क्योंकि जो सेना है यहाँ पे, भारतीय सेना, वो प्रॉपर जो है एक्टिवेटेड है। और मैं आपको ये भी बता दूं साथ में कि जो गम और खौफ जो है लोगों में, तो लोगों को ये बताने की बार बार कोशिश की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप बिल्कुल नहीं घबराए, जो सेना है वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लेकिन मैं दिग्विजय साहब आपको ये बात जरूर बताऊंगा कि
इस वक्त जो है टेंशन जो जम्मू कश्मीर में खासकर उड़ी सेक्टर में जो आज रात को जो हो गया है, तो कहीं ना कहीं उससे लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए। और जो इन्फिल्ट्रेशन ब्रीड वगैरह जिसकी आपने बात की, तो वो तो ऐसी मतलब संभावना है, वो तो नॉर्मल डेज में भी होने की होते और सेना जो उसको मुंह तोड़ जवाब देती रहती है। लेकिन बिल्कुल मुमताज, वापस आपके पास आऊंगा। मुमताज, वापस आपके पास आऊंगा। बहुत ही सटीक जानकारी मुमताज लगातार बारामूला से दे रहे हैं। थपलियाल साहब, जैसे कि मुमताज भी बता रहे हैं और मैंने भी कहा कि भाई हम अगर वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो भारत जैसे मुल्क के लिए ये काफी डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि वॉर से तो किसका ही भला होता है। हमें चाइना का फ्रंट भी देखना है, हमें बांग्लादेश का फ्रंट भी देखना है। एस्केलेशन लगातार पूरे ईस्टर्न एरिया में हो रहा है, तो हमें यह भी देखना है कि इस बीच जैसा कि आज खबर भी आई थी कि कोई घुसपैठ को अंजाम आतंकवादी न दे सके, तो वो भी देखना है। आर्मी के सामने चैलेंजेस तो काफी हैं, लेकिन जैसा कि मुमताज ने भी कहा कि देशवासियों को या फिर जम्मू कश्मीर वासियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय सेना लगी हुई है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है, सारे हमले को असफल कर रही है। थपलियाल साहब, देखिए, हम अपनी सेल्फ डिफेंस को मजबूत कर रहे हैं और इस के कारण हमने अभी जो बीएसएफ जो हमारी अर्ध सैनिक फोर्स है उसको हमने बॉर्डर में इंप्लॉय किया है इस समय। इसीलिए कि जब हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि इन्फिल्ट्रेटर आ रहे हैं, घुसपैठ या घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने अर्धसैनिक बलों को वहां तैनात कर दिया है। दूसरी ओर जहां तक सवाल है कि हमको जिस तरह से धीरे धीरे युद्ध की ओर अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं दोनों देश, तो देर सवेर जो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि किस तरह से क्या रिएक्शन पाकिस्तान की ओर से आते हैं और क्या इंडिया ने जो करना था बहुत हद तक कर दिया है। क्योंकि हमने सी साइड से जो हमारा अटैक था विक्रांत के माध्यम से, हमने कराची में बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है सी की ओर से। यही वही विक्रांत हमने 1971 में ढाका में आउटसाइड प्लेस किया था और ढाका का पूरी फोर्सेस को यहीं से हमने फर्स्ट किया था और उसको पाकिस्तान से अलग किया था। वो अब विक्रांत कराची के बाहर खड़ा है और दूसरी ओर जो हमारे मिसाइल सिस्टम है, जो हमारे ड्रोन सिस्टम है, ये बराबर फायरिंग चल रही है उधर से भी और इधर से भी। लेकिन जो जमीन में है, जमीन के युद्ध में जो जिस तरह से बॉर्डर में तनातनी और फायरिंग शेलिंग हो रही है, उसमें हमारे कुछ सिविलियन हताहत हो रहे हैं, जबकि युद्ध में ये अवैध है। ये युद्ध में सिविलियन पे अटैक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से अभी कादिर अली साहब ने जो संदेश दिया देश को, उसको हम सलाम करते हैं कि किस तरह का बहुत शानदार संदेश उन्हें भारत को दिया। क्योंकि भारत में आज ऐसी राजनीति पनप रही है जो धर्म के नाम पे वोट की जिसने फैक्ट्री खोली हुई है, ये हमें चिंता का विषय है। और हमने देखा था कि जब पहलगाम हुआ था और जो आतंकवादियों ने जिस तरह से धर्म के नाम पे चुन के लोगों को मारा, तो उनके जो गैर जो उनके इरादा था, उस इरादा को पूरा करने के लिए हमारे देश में ऐसे दुश्मन पैदा हो गए जो इसको और हवा दे रहे थे। लेकिन हमारा देश तारीफ है इस देश की भी जिसने उस हवा को आगे बढ़ने नहीं दिया। थपलियाल साहब, बिल्कुल, क्योंकि आप एक सैनिक रहे, एक फौजी रहे हैं, और सलाम है आपको भी, सलाम है खान साहब आपको भी कि आपने जो मैसेज दिया है तहलका इंडिया, तहलका डिजिटल के माध्यम से, उसको भी हम सलाम करते हैं। खान साहब, आपके पास आऊंगा। एक सवाल, जैसे कि अभी थपलियाल साहब ने कहा, देखिए INS विक्रांत की हम बात करते हैं, 1971 की जो वॉर थी, भाई पाकिस्तान संसाधनों के मामले में कहां भारत के साथ टिकेगा। पाकिस्तान का PNS गाजी, जिसको बड़े धूमधाम के साथ 71 की जंग में लेकर के आए थे, एक भी गोला फायर नहीं कर पाया और सीधे समंदर में समा गया। आज भी स्थिति वही है कि भाई इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना एडवांस हो चुका है और पाकिस्तान हमास स्टाइल में अभी भी युद्ध कर रहा है। तो ये दोनों देशों के बीच डिफरेंस को बताता है खान साहब। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान में इस्लामिक जज्बा नहीं, वो इस्लाम को नहीं मानता है, वो आतंकवादी जज्बों को मानता है। आतंकवादी क्या होते हैं कि धमकियां देते हैं और जुबान दराजी करते हैं। हमारी उर्दू भाषा में कहते हैं जुबान दराजी करते हैं। तो भारत की महिलाओं, जिसमें हमारी जो थी सोफिया कुरैशी, जिन्होंने नेतृत्व किया, देशभक्त हमारी सोफिया कुरैशी, उन्हें हम धार्मिक चश्मे से ना देखते हुए देशभक्ति के चश्मे से देखते हैं। उन्होंने जवाब दिया है। अभी तो मर्दों ने मोर्चा ही नहीं खोला है। अगर हमारे यहाँ की जो
पुरुष सेना है, जो सेना है, अगर उसने मोर्चा खोल दिया ना, तो मैं पाकिस्तान को यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ। और ये चेतावनी नहीं है, ये एक उन्हें संदेश दे रहे हैं, संदेश कि देखो बाज आ जाओ, हिंदुस्तान के फौजियों के जूतों पर अपनी नाक रगड़कर माथा टेक करके माफी मांग लो, तभी आपका अस्तित्व बचेगा। और अगर वहां एक भी आतंकवादी बचेगा तो ना तो पाकिस्तान बचेगा और ना पाकिस्तान का अस्तित्व बचेगा। मैं एक और अपील करना चाहूंगा, जैसे अभी आपने अपने उसमें कहा था कि सोशल मीडिया हैंडलर जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि कनाडा इधर विधर बैठे हैं, वो लोग गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। इस वक्त में मुसलमानों को खासतौर से धार्मिक सोच को बदलकर देश की सोच को जिंदा रखना होगा। आज हम यहाँ पर इतने गमज़दा नहीं है, धार्मिक जो अपने आप को कहलाता है। अब आपको रोकना चाहूंगा, धार्मिक सोच को छोड़ करके देश की सोच को सोचना होगा। और धार्मिक रूप से जो उन्माद फैलाने की कोशिश आप करना चाह रहे थे पाकिस्तान, आपसे हम कह रहे हैं, उसको कर्नल जो सोफिया कुरैशी है उसने आकर के आपको जवाब दिया। इसी बीच रुक करेंगे सीधे एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनएसए अजीत डोभाल की मीटिंग गृह मंत्री के साथ होनी है। लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनावपूर्ण माहौल है उसको देखते हुए अब सरकार के उच्च स्तर पर भी बैठकों का दौर चल रहा है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक मुलाकात की है, एक बैठक की, उच्च स्तरीय बैठक हुई है। लेकिन उसके बाद अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीडीएस और तीनों सेना अध्यक्षों के साथ एक बैठक होनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक खत्म हो चुकी है, अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक चल रही थी, करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली। और देखिए कितना ये अपडेट सामने आ रहा है भारत पाक तनाव के बीच। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, गृह मंत्री से मिलने एनएसए अजीत डोभाल पहुंच चुके हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सीडीएस और तीनों सेना अध्यक्षों के साथ एक ज्वाइंट बैठक होनी है। तो आप सोच करके अंदाजा लगा सकते हैं कि तीनों जो बड़े नेता हैं, तीनों जो बड़े पदाधिकारी हैं भारत की सुरक्षा को लेकर के, रक्षा मंत्री सीडीएस हो गए और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इनके बीच में बैठक होनी है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैसले, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप आगे क्या उठाने हैं, क्या कुछ अभी तक हुआ है। देखिए ये जंग वाली सिचुएशन है और जंग वाली सिचुएशन में आपको अभी तक जितनी भी खबरें मिल रही हैं ये मुश्किल से 10-15% होंगी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में सीधे सीधे मीडिया को कोई भी खबर नहीं दी जाती है। और मीडिया की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सीधे सीधे आप भी लाइव कवरेज से जितना हो सके उतना बचे। हाँ, जो बेसिक जानकारियां हैं वो आप अपने नागरिकों तक पहुंचाएं। और जैसा कि अभी खान साहब ने कहा था कि भाई नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया के इस दौर में जब साइबर अटैक्स होते हैं, सोशल मीडिया पर वार खेली जाती है, तो वहां पर आपको भी बड़ी सुरक्षा के साथ वो चलाना है। वापस से चर्चा पर आएंगे और मुमताज के पास ये प्रश्न लेकर के मैं जाऊंगा। मुमताज, अभी खान साहब ने जो जिक्र किया कि भाई सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको बहुत देख रेख कर सावधानी से करना है लगातार, चाहे वो पीआईबी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो हर राज्यों में, हर जिले के, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, हर कोई यही कह रहा है कि भाई सोशल मीडिया को आप बड़े सटीक तरीके से इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में एक्स, जिसे पुराना नाम जिसका ट्विटर था, लंबे समय से बैन चल रहा था, जैसे ही वहां पर अटैक होता है वैसे ही ट्विटर खोल दिया जाता है। मकसद सबको पता है कि भाई साहब आपको पैरोडी अकाउंट्स बनाने हैं और भारत के खिलाफ अपना एजेंडा ट्विटर पर चलाना है। तो सोशल मीडिया को लेकर के क्या सिचुएशन है जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में, जो कि बहुत सेंसिटिव बन जाता है? जी दिग्विजय साहब, आपने काफी आशा प्रश्न पूछा है। मैं आपको बता दूं, जितने भी पत्रकार है और आम जनता को भी ये मैसेज बार बार डिस्प्ले हो रही है, मैं आपको वही मैसेज पढ़ के भी सुनाता हूँ। ऑल मीडिया चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड इंडिविजुअल्स आर एडवाइज्ड टू रिफ्रेन फ्रॉम लाइव कवरेज या रियल टाइम जो इवेंट होते हैं सिक्योरिटी इश्यूज को, उनको फिल्म ना करे, उनको कैप्चर ना करे और ऐसी, क्योंकि ये एक सीक्रेट होता है आपको पता ही है, और इसलिए ये जो प्रशासन है वो ऐसी मैसेज भेजते हैं। और पत्रकारों को भी हिदायत दी गई है, बिलखुसूस न कि सिर्फ सिविलियन को और जो सिटीजन जर्नलिस्ट है उनको ही नहीं, बल्कि जो ऑथेंटिक पत्रकार है उनको भी ये हिदायत दी जाती है। क्योंकि वार टाइम में आपको जो है एम्बेडेड जर्नलिज्म की अगर आप बात करेंगे तो आपको पता ही होगा वो चीज। तो ये इस चीज में इन चीजों का काफी ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है और इसलिए हर किसी को व्हाट्सएप पे ये मैसेज बार बार डिस्प्ले होते हैं और हम पे ये फर्ज भी बनता है कि हम ऐसी कोई चीज ना करें जिससे पैनिक हो लोगों में। अभी मैं एक छोटी सी बात बताऊं, इंडियन ऑयल की तरफ से अभी कश्मीर में कई सारी जगहों पे ये सिचुएशन आ रही है कि लोग तेल के लिए रश हो रहे हैं पेट्रोल पंप पे कि भाई तेल नहीं मिल रहा। लोगों ने जो अशय, जो खाने पीने की चीजें हैं तो वो स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक फुल टाइम वार की तरफ देख रहे हैं, शायद फुल स्केल वार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बहुत सारी चीजें, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन पत्रकारों और जो आप बोल रहे हैं सोशल मीडिया में तमाम जो जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहली बात आप जो भी सोशल मीडिया पे आते हैं चीजें, उनको
यकीन ना करें उन चीजों पे, क्योंकि ये र्यूमर्स भी होते हैं और काफी सारी जो अकाउंट्स होते हैं वो फेक होते हैं। और चूंकि आपने देखा 800 के 8000 अकाउंट्स जो है अभी एक खबर गर्दिश कर रही है कि आपने ट्विटर ने, एक्स ने जो है, फॉर्मली उसको ट्विटर कहते थे, उनने सस्पेंड किया है इंडिया में, क्योंकि ऐसी चीजें वार सिर्फ जंग से, हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, बायोलॉजिकल वार भी होता है। सोशल मीडिया पे भी जो है प्रॉपरली एक वार लड़ा जाता है। और ये मैसेज बार बार हिदायत दी जाती है पत्रकारों को भी और आम जनता को भी कि आप सोशल मीडिया का काफी एहतियात मतलब अच्छे से यूज करें, आप मेरे रिवेरीफाई करें कि क्या ये खबर सच है या झूठ है, इसलिए सिर्फ ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें और प्रॉपरली फैक्ट चेक की जितनी वेबसाइट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या फिर कोई फैक्ट चेक करने वाले हैं, उनसे आप एक बार उनके पोस्ट जरूर देख लें किसी भी खबर से रिलेटेड। तबलाल साहब, आपके पास वापस आऊंगा। आपने आईएनएस विक्रांत का जिक्र किया। हम लगातार इस देश में, क्योंकि भारत की सेना के 3 अंग हैं, एयरफोर्स है, नेवी है और इंडियन आर्मी है, क्या हर बार थोड़ा सा ये लगता है कि हम नेवी को बहुत अंडर रेट करके चलते हैं, लेकिन नेवी जिस दिन अपना असली रूप दिखाएगी, अभी तो हम एयरफोर्स का रूप देख रहे हैं, ग्राउंड पर जो इंडियन आर्मी है उसका रूप देख रहे हैं, लेकिन भारत की जो नेवल पावर है, जो नेवी है, वो बहुत ही अंडररेट की जाती है, जबकि नेवी बहुत जाबाज है, बहुत बहादुर है और समंदर में हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम चाइना के साथ आंख से आंख मिलाकर बात कर पाते हैं तो नेवी की वजह से कर पाते हैं। जिस दिन नेवी का रूप देखने को मिलेगा, थपलियाल साहब, क्या तस्वीर होंगी पाकिस्तान में? देखो, हमारी नेवी बहुत मजबूत है और ये विश्व में हर कोई जानता है कि जो ब्लू वाटर में राज करेगा वही विश्व में राज करेगा। ब्लू वाटर का जो ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत होती है और इसका एहसास हमने 71 वार में, 65 की लड़ाई में हमने तमाम, अब हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से मैंने बोला कि ये पहली बार की युद्ध है जहां पे हम ज्वाइंट ऑपरेशन से काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि वर्तमान सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद अभी क्रिएट किया है और उसके पहले जो CDS थे जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे, और दूसरे उसके बाद जनरल चौहान साहब, अनिल चौहान, इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है और वे तीनों फोर्सेस को जो कोऑर्डिनेशन है, बहुत बार महसूस किया गया था पहले के युद्धों में कि ये कोऑर्डिनेशन हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या था, लेकिन अब मोदी कर इस कोऑर्डिनेशन को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। और जो यूज है हमें इस समय किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात है, वे अनुभवी सुरक्षा सलाहकार हैं जो सीधा जब से मोदी सरकार आई है तब से लेकर अभी तक, ये दीगर बात है कि उनकी एज 80 ईयर हो चुकी है, इसके बाद भी उनका अनुभव जो आज हम पूरे आतंकवादी संगठनों में पिन पॉइंट करके अटैक किया, उसके पीछे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी का वो अनुभव है, जिस अनुभव के तहत वे पाकिस्तान में सालों साल जासूस बन के अपना जान हथेली में रखकर उन्होंने वहां पे इन तमाम चीजों को देखा है, समझा है और आज उनका अनुभव देश के काम आ रहा है। ये बहुत बड़ा सफलता का हमें, देखो जो 2, 4, 5 दिन आपने देखा होगा कि किस तरह से जो उथल पुथल हुई है और किस तरह से लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देखो पुलवामा में 6 साल पहले जो पुलवामा के अटैक हुआ था और उस अटैक के बाद जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था वो उससे कई गुना इंटेंसिफाइड सर्जिकल स्ट्राइक हमने इस बार की है पहलगाम के बाद। और पहलगाम के बाद जो ये अटैक किया है जो धीरे धीरे युद्ध में कन्वर्ट हो रहा है और युद्ध की दहलीज में पहुंचे हुए पाकिस्तान और इंडिया दोनों एटॉमिक पावर हैं और ये चिंता पूरे विश्व को सता रही है कि अब तक कभी भी जो 2 देश लड़े हैं दोनों एटॉमिक पावरों के बीच में आज दिन तक जंग नहीं हुई है। विश्व में केवल 8 देश हैं जो एटॉमिक पावर हैं और उनमें हम और पाकिस्तान और चीन साउथ एशिया के प्रमुख देश हैं जो एटॉमिक पावर।
इसलिए ये चिंता है कि अगर ये युद्ध कहीं परमाणु युद्ध में तब्दील होता है तो फिर क्या। ये बिल्कुल ये चिंता है और ये चिंता होनी चाहिए, क्योंकि एटॉमिक वॉर अगर होती है तो जाहिर सी बात है किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। हमने हिरोशिमा नागासाकी में इसके पहले रिजल्ट देखे हैं, और साउथ एशिया में किसका दबदबा रहेगा इसकी भी तो कहीं ना कहीं बात है। ट्रेड से लेकर के बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स इसमें जुड़ जाती है। खान साहब आपके पास आना चाहेंगे। थपलियाल साहब ने अभी कहा कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनके द्वारा चलाया गया है। सेम ऐसे ही आम नागरिकों की या फिर भारत के सभी नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी है कि भाई वो भी एक ज्वाइंट ऑपरेशन बना करके चले। सेना अपने स्तर पर अपने मोर्चे पर लड़ ही रही है, लेकिन ज्वाइंट ऑपरेशन एक भारत की जनता को भी करना है, एकजुट होकर के और सपोर्ट दिखा करके। देखिए ऐसा है कि इससे पहले भी हमने अपील की है, क्योंकि हम अपने भारत की जनता से अपील कर सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं। जैसे हमारे साथी प्रवक्ता ने कितनी अच्छी जानकारियां दी आपके चैनल के माध्यम से, मैं उन्हें सल्यूट करता हूं, उन्हें भी सलाम करता हूं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जिस वक्त में जंग का या कोई प्राकृतिक आपदा का कोई जो कुदरती कहर होता है उसका अगर कोई मौका आए तो हमें अपनी मस्जिदें, अपने मंदिर, अपनी इबादत गाहों के कपाट खोल देना चाहिए। क्योंकि देखिए आज हम तो पक्के घरों में रहते हैं, लेकिन कुछ गरीब गुरबा जो सड़क के किनारे रहते हैं उनकी जान भी हमारी जान की तरह होती है। क्योंकि मुझे अपनी उसका पता है मस्जिदों का कि हमारे यहाँ बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, नमाज के बाद उनमें ताले डाल दिए जाते हैं। हो सकता है किसी मुसलमान को हमारी बात का बुरा लगे, लेकिन अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते मस्जिदों में ताले नहीं डालें। एक और चीज मैं बताता चलूं, मेरी अपील है तमाम समाज के लोगों से कि हमने पोखर, नदियां और जो हमारे तालाब थे वो पाट दिए थे, कुएं पाट दिए थे, हैंडपंप को बंद कर दिया था। अब हमारे नागरिकों का फर्ज बनता है कि पानी की व्यवस्था के लिए अल्लाह ना करे पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि वो कोई एटमी ताकत हम पर लाए, लेकिन ये सब चीजें ठीक करा करके हमें रखना चाहिए। हम बॉर्डर पे नहीं लड़ रहे, तो जो हमारा समाज है जिसकी सेवा करना हमारा फर्ज है, दुश्मन का जवाब देना फौज का काम है, लेकिन अपने देश में अपने देशवासियों की सेवा करना हमारा फर्ज है। फिर से हमें मुझे ऊपर वाला ना करे कि कोरोना पीरियड की दोबारा याद आए, लेकिन क्योंकि इतिहास बन चुका है उसको याद करके जैसे हमने कोरोना का सामना किया था, इसी तरीके से हमारे फौजी, हमें यकीन है कि हर पाकिस्तानी कार्रवाई या जहां से भी होगी उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन उसको सहन शक्ति, उसको बर्दाश्त करने की कुव्वत को, जिसको बूस्ट अप कहते हैं। मुमताज क्योंकि आप बता रहे हैं कि लगातार कल परसों से जिस तरीके से शेलिंग हुई है जम्मू कश्मीर में, इससे पहले क्योंकि मॉक ड्रिल का भी किया गया था आयोजन पूरे देश भर में, और मॉक ड्रिल जैसी सिचुएशन कल पता चला कि क्यों करवाई गई पूरे देश में। बहुत जगहों पर बहुत फायदा भी इसका मिला। जब एयर रेड सायरन बजे और सायरन बजने के बाद लोगों को क्या करना था वो बताया गया था। ब्लैकआउट जम्मू कश्मीर भी हुआ, आपका पंजाब का इलाका भी हुआ। तो मॉक ड्रिल का कितना फायदा हुआ है और कितना उसका इंपैक्ट रहा है कल वाली सिचुएशन में, या फिर आगे आए तो इस सिचुएशन में कैसी तैयारियां हैं वहां पर? जी दिग्विजय, अगर मैं बात करूं मॉक ड्रिल की, तो पूरे कश्मीर में भी कई सारी जगह जो आइडेंटिफाई हो गई थी जहां पे मॉक ड्रिल होगी, लेकिन मॉक ड्रिल करने से पहले यहाँ पे वार हो गया था। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो मॉक ड्रिल था वो पूरे कश्मीर में फिर कई जगहों पे कैंसिल हो गया था, क्योंकि वार हो गया था। इंडिया ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो प्रॉपरली कहीं ना कहीं उससे यह फायदा हो गया था जिन लोगों को ये पता नहीं थी कि जब लाइट बंद करती तो कैसी स्थिति लगती है। क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखें लाइट बंद होना तो एक अजीब चीज लगती है, तो कहीं ना कहीं एक जहनी दबाव हो जाता है लोगों में। तो जब लाइट बंद हो गई तो पहले दिन तो बिल्कुल लोगों में दबाव हो गया था कि लाइट बंद करके ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं शायद मेरे आंगन में हमला हो रहा है। तो लेकिन ऐसा नहीं था। तो लोग कल जो है उसके बरक्स पहले दिन थोड़ा लोग डर गए थे। कल लोगों को ये पता जरूर चल गई कि नहीं बॉर्डर पे हो रही है, जो नीचे मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं। लेकिन ओवरऑल में अगर मैं बता दूं कि मॉक ड्रिल से ओवरऑल बाकी जगह पे जरूर फायदा होगा, बट कश्मीर में तो इस चीज की एक हैबिट सी हो गई थी, लेकिन इतना एस्केलेशन होगा ये सोचा नहीं था। तो उस चीज से लोग कहीं ना कहीं अब थोड़ा खौफजदा जरूर है। बट हाँ, मॉक ड्रिल का फायदा ये है कि अगर हम रेस्ट ऑफ इंडिया में देखें विदाउट कश्मीर, तो मॉक ड्रिल का फायदा जरूर हो गया, लेकिन कश्मीर में तो कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। और कश्मीर के लोगों ने ये चीज जो है बहुत पहले से भी देखी है, लेकिन आज जिस लेवल का हो गया तो उससे थोड़ा डर एक्स्ट्रा हो गया।
क्योंकि मरने से तो हर कोई डरता, आपको पता ही होगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि जो वार है, इंडिया जो हमारी सेना है वो भरपूर जो रिटेलिएट कर वापस। लेकिन यही सवाल लेकर के मैं थपलियाल जी के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि थपलियाल साहब, देहरादून में भी कल हमने देखा जिस तरीके से बीच बीच में लाइट जा रही थी, फिर आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी। हमने देखा भाई पंजाब के जिन जिन इलाकों पर मिसाइल या फिर ड्रोन अटैक हुए हैं, राजस्थान में हुए हैं, गुजरात में हुए हैं, जम्मू कश्मीर में हुए हैं, जैसा मुमताज बता भी रहे थे कि मॉक ड्रिल तो वहां पर कई जगहों पर हो नहीं पाया, लेकिन एक तैयारी, एक मोटा मोटा आइडिया, अनुमान तो लोगों को हो ही गया था कि भाई 7 तारीख को ये सब चीजें हुई है तो क्या कुछ करना है, फिर घबराना नहीं है, पैनिक वाली सिचुएशन नहीं मचानी है। हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ लोग पैनिक जैसी सिचुएशन को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग, जैसा मुमताज ने बताया, भाई राशन भरने जा रहे हैं, कोई तेल डलवाने जा रहा है, वो सोच रहा है कि बहुत बड़ी एक जंग होने वाली है, लेकिन जबकि ऐसी कुछ भी चीजें अभी नहीं है। तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को किस तरीके से मैनेज करने चाहिए, किस तरीके से टैकल करना चाहिए इन चीजों को? थपलियाल साहब, आप वेटरन रहे हैं, सेना में आप रहे हैं, तो लोगों को किस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा? क्योंकि टेक्निकली आर्मी तो अपनी जगह पर अपना काम कर ही रही है, लेकिन जनता पैनिक ना हो, पैनिक होकर के सिचुएशन और ज्यादा ना बिगड़े, इसको लेकर के लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, जब भी हमने 62 की लड़ाई देखी, हमने 65 की लड़ाई देखी, हमने 71 की लड़ाई देखी, हमने कारगिल ऑपरेशन देखा, और उसके बाद जो ये स्थिति आज आई है, और इससे पहले कभी भी हिंदुस्तान की जनता में पैनिक नहीं हुआ। और हमने कभी भी, आपने देखा होगा कि अगर विश्व के देशों को जब हम देखते हैं तो अमेरिका में पहले इतने 5 स्टार बंकर बने हुए हैं, पहले से वहां से जो पूंजीपति लोग हैं उन्होंने बंकर बना रखे हैं। स्विट्जरलैंड, जिनके पास अपनी फोर्स नहीं है, लेकिन वहां हर व्यक्ति के पास बंकर बना हुआ है कि हो कोई ऐसा एटॉमिक युद्ध हो तो वो अपने बंकरों में अपने को सेफ रख सकते हैं। इसी तरह से जो विश्व में हमेशा हुंकार भरता है, नॉर्थ कोरिया, वहां भी बंकर बने हुए हैं सबके लिए, और न्यूजीलैंड में भी। लेकिन हिंदुस्तान में बंकर के बारे में कभी भी यहाँ की जनता ने नहीं सोचा, क्योंकि हमारी जो सैन्य शक्ति है उसने कभी भी बिल्कुल थपलियाल साहब, आपने जो बात कही, मुमताज अपनी कुछ बात कहना चाह रहे हैं आपकी बात के ऊपर। बिल्कुल मुमताज, बोलिए। चूंकि जो हमारे पैनलिस्ट है, मेहमान है, उन्होंने शायद एक वीडियो देखी अभी कुछ स्विट्जरलैंड वगैरह का, कुछ दिन पहले हमारे मीडिया पे चल रहा था, नेशनल मीडिया पे, कि बंकर्स कैसे बनाए जाते हैं। बट मैं बंकर वाली बात आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी इन्होंने भी देखा होगा क्योंकि सेना में रहे, तो जितने भी बॉर्डर विलेज है उनके आसपास कहीं ना कहीं बंकर्स बने। बट दिग्विजय साहब, मैं एक बात बताऊं आपको, यहाँ पे जितने भी बंकर बने हैं, एक तो जब आप बंकर्स के अंदर घुसते हैं, मैं कई साल पहले जब गुरेज और वगैरह बॉर्डर इलाकों में दौरा किया तो मैंने वो बंकर्स लाइव देखे, आप खुद देखे। तो आप जब घुसते हैं तो वहाँ क्या है कि एक तो प्रॉपरली वो मैनेज नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी में बहुत ज्यादा कम है। लोग जितने देखे आज की डेट में, जो पॉपुलेशन हमारी है उस हिसाब से बिल्कुल वो रेशो एग्जैक्टली नहीं है। और दूसरी बात, बंकर्स की आपने बात की, तो बंकर में कितने लोगों को आप हाइड करेंगे? अभी हम देख रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जहां पे मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ, मैं बिल्कुल एलओसी के नजदीक ही मौजूद हूँ, ऑलमोस्ट उड़ी बोलते हैं इसको, जंगल में ही हूँ मैं अभी। तो यहाँ तक बिल्कुल जो प्रभावित हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं दिग्विजय साहब की, लोग यहाँ से बिल्कुल नकल मकानी कर रहे हैं। मतलब नकल मकानी मतलब कि यहाँ से जो है शिफ्ट हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं दूसरे गाँव में, जो कि जिला बारामूला या दूसरे जो श्रीनगर के इलाके हैं, जो वहां पर, इसलिए यहाँ से वो शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि बंकर कहीं ना कहीं इस वक्त हमारे को कारगर नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह से मोटर शेलिंग हो रही है आर पार दोनों तरफ से, तो ये बंकर्स का कुछ खास ज्यादा रोल इस वक्त नहीं लग रहा। इससे पहले जो बंकर्स का अच्छा खासा रोल होता था, लेकिन जो अभी हमारे पैनलिस्ट ने बात बोली है कि इस वक्त जिस तरह का जो खौफ और दहशत लोगों में फैला है, तो कहीं ना कहीं लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे। लोग को ये लग रहा है कि हमें बंकर अब काम शायद नहीं आने, जिस तरह से हम देख रहे हैं एस्केलेशन हो रही है। तो रात भर में अगर बात करूं, रात भर लोगों में, जितने भी लोगों से सुबह मैंने उठ के बात की, कई सारे लोगों से मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग पे बात की, तो लोगों ने यही कहा हम रात भर सोए ही नहीं है। तो बंकर्स का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया यहाँ पे अगर हम देखें इस वक्त, क्योंकि बंकर्स को यूजलेस माना जाता है। सिर्फ लोग पलायन करने की कोशिश कर, जितने भी बाढ़ से भागना चाहते हैं, लोगों में एक पैन है और वो दहशत हो गई है, लोगों में एक खौफ आ गया। ये पहली बार
इस तरह का कोप तारी हो गया, कारगिल हो गया, लेकिन लोग इतना नहीं डरते थे। जो प्लेन्स में लोग रहते थे, जो बॉर्डर से दूर रहते थे, वो इतना नहीं डरते थे। लेकिन इस बार जो है बॉर्डर के अंदर तक भी जो रिटेलिएशन हो रही है दोनों तरफ से, तो उससे कहीं ना कहीं जो है खौफ हो रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि अगर हम बॉर्डर के इलाके के पास भी नहीं रहते तब भी शायद हम महफूज नहीं है। पहले पहले सिर्फ क्या होता था, एक बॉर्डर के जो आसपास इलाके होते थे उनको जो है रेड जोन, मतलब रेड जोन में लाते थे। लेकिन अभी लोग कहीं भी खुद को सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं कश्मीर में। अगर हम बात जी कश्मीर की बात की है उन्होंने, थपलियाल साहब कुछ रिएक्शन देंगे मुमताज की बात के ऊपर जो उन्होंने बंकर को लेकर के बात कही, और क्या ये डर इसलिए भी है जम्मू कश्मीर में क्योंकि भाई ये मॉडर्न एरा, और मॉडर्न एरा की वार अगर होगी तो साधारण वॉर तो होगी नहीं। देखो, बंकर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अगर हम न्यूक्लियर वार में जाते हैं तो बंकर ही एक ऐसा है जो हमें बचा सकता है। लेकिन जिस तरह से हमारी जो सरकारें हैं वो उस तरह की विजनरी सरकारें नहीं है जो बॉर्डर में रहने वाले लोगों के लिए चिंतित हो। ये हमारी चिंता है। हम बहुत बार हरदम अगर हम कुछ सवाल खड़ा करते हैं तो हमारा मुंह बंद कर देते हैं कि सवाल मत करिए। लेकिन जब उनकी एक्शन देखते हैं हम कि किस तरह से वे आज यहाँ पे युद्ध हो रहा है और बिहार में पोस्टर लग गए हैं, तो दुख होता है। हमें डिमोलाइज होती है फौज, जिनके नाम पे तुम राजनीति शुरू कर देते हो, तब चिंता का विषय होता है। और ये बोलना कई बार मैंने अपने साथियों को भी बोला कि अगर हम चुप रहेंगे तो कौन बोलेगा, क्योंकि आज सीमांत क्षेत्र में हम उत्तराखंड में भी देखते हैं हमारे गांव खाली हो गए हैं और उन गांव खाली में कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं है। और कल ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करेगा इंसान? वही करेगा जो आज हम देख रहे हैं कि बारामूला में वहां जो युद्ध क्षेत्र है वहां की जनता किस तरह से परेशान हो रही है, और हम राजा बन के काम करेंगे तो ये दुखद है। आज फौज जिस तरह से सीमाओं में दीवार बन के खड़ी है, उस फौज की पीठ पर राजनीति करने वाले दरिंदों को हम कैसे उनसे बचेंगे, ये हमारी चिंता है। इसलिए युद्ध टाइम में हम अभी चुप हैं। युद्ध में हम निश्चित रूप से हमारी फौज पूरे शिद्दत के साथ इस देश की रक्षक में खड़ी है, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए खड़ी है। लेकिन निश्चित रूप से ये सवाल खड़े होंगे कि आखिर पुलवामा में, पहलगाम में, मेरे देश की धरती पर कैसे अमृतसर पहुंच गया? कौन थे वो लोग जिनके कारण ये चीजें यहाँ पहुंची है? इसको अनदेखा नहीं कर सकते। युद्ध होगा और युद्ध में भारत विजयी होगा, लेकिन उन सवालों का जवाब भी मांगा जाएगा जो अभी तक हम नहीं पूछ रहे। खान साहब, युद्ध होगा, युद्ध में भारत जीतेगा जैसे थपलियाल साहब कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि पूछने चाहिए वक्त वक्त पर, क्योंकि देखिए हेल्दी लोकतंत्र इसे ही कहते हैं, जब आप सवाल उठाते हैं तब उस पर काम होता है, उस पर बातें होती हैं, जो कमी बेसियां हैं उनको पूरा किया जाता है। हालांकि जंग का वक्त है, जंग के वक्त में तो हर कोई सरकार के साथ खड़ा है, हर कोई व्यवस्थाओं के साथ खड़ा है, लेकिन उसके इतर जब वक्त आए तो वक्त वक्त पर सवाल भी होते रहने चाहिए। खान साहब, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, मैं उनकी सारी बातों का बड़ा सम्मान करता हूं, और जो आपके वहाँ जम्मू से जुड़े हुए हैं उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारियां दी। ये हमारा भारत देश जो है वो धार्मिक देश है। हम किसी स्विट्जरलैंड इसकी बात नहीं करते। हमारे पास बंकर मौजूद हैं, मैं धार्मिक भावनाओं को आगे रखते हुए, हमारे बंकर मौजूद है, मस्जिदें हमारे बंकर मौजूद है, मंदिर हमारे बंकर मौजूद है, मठ हमने उनको इस शक्ल में तैयार किया है जो हमारी वो है कि कभी भी कोई बम, एटम बम उन पर असर नहीं करेगा। ये मेरी अंदर से भावना है, ऊपर वाले से दुआ है। लेकिन एक शेर में आपका रामपुर का रहने वाला हूँ कि आज की जनता क्या सोचती है, क्या वो करती है। एक शेर जरूर कह देता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारों मेरी पहचान लिख देना, मैं किस मिट्टी का हूँ यारों मेरी पहचान लिख देना, मेरे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना, मेरे माथे पे न धर्मों के टिकट चस्पा करना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। ये आज की सोच का हर युवा, हर समाज में ये बात कहता है, क्योंकि कफन मुसलमानों में इस्तेमाल होता है, हिंदू में भी होता है, लेकिन उसको दूसरा वो कहते हैं। एक मुसलमान की सोच है, एक भारतीय मुसलमान, रामपुर का रहने वाला मुसलमान पूरे देश के मुसलमानों से अपील करता है कि दुआएं करें, और दुआएं
कभी जाया नहीं जाती। ये मेरे जो पत्रकार भाई वहां पर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं ये बताएंगे कि दुआएं तूफानों का रुख बदल देती हैं। तो फिर पाकिस्तान क्या है, उसका एटम बम चाहे, इंशाल्लाह एटमी अगर हथियार इस्तेमाल होगा तो वो भी हमारे हिंदुस्तान की तरफ से होगा और वहां की हर चीज को नष्ट नाबूद कर देगा। ये हमारी भावनाएं भी हैं और दुआएं। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं खान साहब। आपने जो संदेश दिया, ना हिंदू ना मुसलमान, ये है हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों पैनलिस्ट का, प्रकाश थपलियाल जी आपका भी, फरत अली खान साहब आपका भी और मुमताज भट्ट आपका भी। आप अपना ख्याल रखें, आप बारामूला में इस वक्त और बहुत ही बारीक जानकारियां आपने वहां से दी हैं जो भी वहां पर सिचुएशन चले। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव का माहौल लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच भारत लगातार पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जैसा कि पहले भी होता आया है। लगातार ड्रोन अटैक्स कल रात भर किए गए, लेकिन उनका जवाब दिया है S-400 और आकाश मिसाइल ने। अभी फिलहाल की स्थिति यह है कि उच्च स्तरीय बैठकें भी चल रही हैं। सुबह तक को एस्केलेशन कई जगहों पर देखने को मिला था, LOC पे भी देखने को मिला था। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है। संघ संचालक मोहन भागवत, भारत सरकार सेवा का अभिनंदन। मोहन भागवत कह रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हुई है, संघ की तरफ से यह बयान दिया गया और संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान है, इस घड़ी में पूरा देश सरकार और सेना के साथ है। RSS की तरफ से अपना स्टेटमेंट जारी किया गया है, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के षड्यंत्र को सफल होने न दें, ये देशवासियों से अपील की गई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, जो ऑपरेशन सिंदूर चला है और जारी है अभी भी, उसको लेकर के सर संघ संचालक मोहन भागवत, RSS के जो चीफ है, उनका बयान सामने आया है। आतंकवाद के खिलाफ ये निर्णायक कार्रवाई हुई है। जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कार्रवाई की है, एक्शन लिया है पाकिस्तान में, चाहे वो बहावलपुर हो, चाहे वो जो जैश के ठिकाने तो उनकी बात हो, हिजबुल की बात हो, हर ठिकाने पर भारत ने जो अटैक किया उससे पाकिस्तान और आतंकवाद की कमर तोड़ करके रख दी है। इसी के ऊपर ये बयान दिया गया है मोहन भागवत की तरफ से। और मोहन भागवत का कहना है कि पूरा देश भारत की सरकार और भारत की सेना के साथ खड़ा है। जाहिर सी बात है कि भारत की सरकार और भारत की सेना के साथ ये पूरा देश खड़ा है। भारतीय सेना जिस जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तान को जवाब दे रही है, ये जवाब इसी तरह से दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जंग एक निर्णायक जंग है। हम लगातार देख रहे हैं भारत के कितने ही शहरों पर मुंबई हमले, नागपुर बॉम्ब ब्लास्ट और बाकी जो अनंतनाग में हुआ, उरी में हमला हुआ, पहलगाम में हुआ, उससे पहले पुलवामा में हुआ था। इन तमाम हमलों से भारत की आवाम ही परेशान नहीं है, बल्कि एक छोटा सा आतंकवाद को पनपने देने वाला देश पाकिस्तान, सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस देश से परेशान है। लेकिन ये वक्त है जब इस आतंकवाद वाले कीड़े को खत्म करने की जरूरत है और ठीक उसी स्क्रिप्ट पर भारत अपने कदमों को आगे भी बढ़ा रहा है और भारतीय सेना उसका जवाब दे रही है। आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।